संवाद में आज हम बात करेंगे समाजवादी चिंतक किशन पटनायक जी के बारे में। किशन पटनायक जी एक इस तरीके के समाजवादी नेता रहे जिनके विचार में और कर्म में, कथनी और कथनी करनी के अंदर एक जबरदस्त समन्वय, समानता देखी गई। उन्होंने नए सिद्धांतों को गढ़ने का काम किया। आमतौर पर जो वाद के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, मार्क्सवादी हों, समाजवादी हों, गांधीवादी हों, सर्वोदयी हों या अन्य किसी विचार के साथ जुड़े लोग हैं, वो एक लीग के ऊपर चलना पसंद करते हैं और अपने आंदोलन के जो जनक रहे होते हैं या जो संस्थापक रहे होते हैं, उसी विचार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इस मायने में किशन पटनायक जी ने अलग तरीके से सोचने का काम किया और उसका परिणाम ये रहा, उन्होंने एक किताब लिखी, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। ये वो दौर था जब बताया जा रहा था कि टीना सिंड्रोम, मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव। जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है दुनिया के सामने। ये बात जिस दौर में कही जा रही थी, उसको चैलेंज करने का काम उन्होंने किया। एक किताब उनकी निकली जो काफी लोकप्रिय हुई, काफी चर्चित रही और उस किताब को राजकमल ने छापा। उसमें पिछले 2 दशक के उनके जो लेख थे उनको संकलित करने का काम किया गया था। तो आज हम केवल किताब के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन समसामयिक तौर पर विकल्पहीन नहीं है दुनिया। मतलब आज के दौर में जब पूंजीवाद संकट के अंदर है, एक बड़ा क्राइसिस है पूंजीवाद के सामने, जो एक ह्यूमैनिटी के समक्ष जो समस्याएं थी उनको हल करने में, इवन ये कहा जाए कि जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, उसका भी इंतजाम करने में जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो असफल रही है। अपंग हो जाती है, असफल हो जाती है, असहाय हो जाती है, वहां पर भी, और सही माने में तो विकल्प और केवल विकल्प समाजवाद विकल्प है उसका। तो आज हम उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, करेंगे जी। सुनीलम जी। शिक्षक समाजवादी चिंतक किशन जी को श्रद्धांजलि देकर मैं मेरी बात रखता हूं। एक तो है आज विश्वा श्रुति दिवस है और बरगढ़ में एक श्रुति सभा के आयोजन किया गया है और वहां के स्मारक की वक्तृता भी होगा शाम को। तो आज बहुजन आज उनके श्रुति दिवस में ये चर्चा रखा गया। पहले मैं बताऊंगा, मैं खुद कम समय बोलूंगा क्योंकि मैं अभी एयरपोर्ट में हूं। एक तो है कि जो विकल्पहीन नहीं है दुनिया, सारा दुनिया में चला कि जो पूंजीवादी और जो भी हो, उन्हें बता दिया कि देयर इज एंड ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास का शेष हो गया। तो उनसे भी ये चलेगा, केवल पूंजीवादी का वर्चस्व चलेगा, वही बता दिया। फिर उनको भी पता पड़ा नहीं, हमने जो बताया, जो लिखा है वो गलत है। क्योंकि पूंजीवादी देश में जैसा अमेरिका हो और जो हम भी इंपीरियलिज्म राष्ट्र में हो और विकसित देश में हो, वहीं भी ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इनइक्वालिटी है, बैर बराबरी का सवाल ज्यादा से ज्यादा है। अमेरिका में, ब्रिटेन में, हर और फ्रांस में, हर जगह। और भारत जैसे और जो विकासशील देश में वो तो जबरदस्त हो गया क्या ना। 2000 में मात्र 1 बिलियन था हमारे देश में, आज तो 200 हो गया। अभी एक साल में 26 बिलियनर, जो 100 करोड़ कुछ ज्यादा बन गए। तो और इनइक्वालिटी, जो गैर बराबरी हमारे देश में 1952 में जब 1950 में जब संविधान का कायम हुआ, उसमें हमारा आर्टिकल था 38, राष्ट्र को जो गैर बराबरी कम करना, द स्टेट हैज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस। ये सामाजिक गैर बराबरी हो, आर्थिक गैर बराबरी हो, शिक्षण के गैर बराबरी हो, जो भी गैर बराबरी हो, और स्टेट में, राज्यों में और क्षेत्र में जो गैर बराबरी रिड्यूस करना जरूरी है। मगर आज वह बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा और बढ़ गया। तो वे इसको लेकर किशन जी विकल्प नहीं है दुनिया तो लिखे गए हैं, क्योंकि एक समाधान, एक विकल्प के लिए संघर्ष होगा,
और लोग उनको मानेंगे। मुझे लगता है आज लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका कंट्री हो, इवन यूरोपियन कंट्री में अभी जो गैर बराबर के खिलाफ कैपिटलिज्म विरोध में लोग सड़क में आते हैं, और सबसे ज्यादा क्राइसिस है कैपिटलिज्म का भी क्राइसिस 30 इयर्स में, जो 40 साल में आ गया कि जलवायु परिवर्तन, दैट इज द दुनिया का खत्म करने के लिए, जो धरती माता को खत्म करने के लिए जो इकोनॉमी है, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, उसको कैसे बचेंगे, हम बचेंगे और धरती माता को बचाएंगे। वही जो सवाल आया, उसमें जो अल्टरनेटिव की बात आती है और चर्चा भी हो रही है, और साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक, विश्व में वैज्ञानिक जो बताते हैं, हर दिन बताते हैं, ये जो विकास की प्रक्रिया भी चलती है उसको रोको, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो निरंतर विकास की बात है उसको अपनाओ। तो आज नहीं, कोई नहीं सुनता नहीं है, क्योंकि जब सत्ता में लोग हैं, आज हमारे देश में जो सत्ता में भी लोग हैं, ये पेरिस कॉन्फ्रेंस, पेरिस एग्रीमेंट में साइन करके आते हैं मगर उसके खिलाफ भी काम करते हैं। तो ये जो दुनिया सवाल है, हमारे चुनौती भी है कि विकल्प है, दुनिया विकल्प है, तो अल्टरनेटिव इकोनॉमी जरूरी है। जल, जंगल, जमीन, और जिसके साथ जो कमजोर आदमी है दुनिया में, जो आदिवासी है, इंडिजिनियस कम्युनिटी है, दलित है, और जो किसान है, तो उनका जो आवाज अभी तो ज्यादा से ज्यादा बुलंद होता है। तो इसीलिए ये जो विकल्प के लिए संघर्ष चल रहा है, मुझे लगता है किशन जी का जो प्रोफेटिक जो बात रखे थे, किताब लिखे हैं, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, तो आज साबित होता है। और मुझे लगता है कितने साल लगेगा हम नहीं जानते हैं, मगर ये जो दो बात, एक तो कैपिटलिज्म जो प्रक्रिया, अभी विकास की प्रक्रिया जो विनाश के रास्ते में चलता है, वो ज्यादा समय नहीं चल पाएगा। तो एक तो विकल्प, दूसरी बात है कि जो गैर बराबरी, और दूसरी बात है जैसे वर्ण वैषम्य, फासिज्म, और हमारे बीच में जाति प्रथा। तो आप और तो एक किशन जी कहे थे, लिखे थे, जे भारत शूद्र का हो, तो इसके भी ये विकल्पहीन दुनिया में भी एक हिस्सा है। आज क्या होता है, जो लोग आज जो बीजेपी होता है, जो जातिवाद को विश्वास भी करता है, फिर भी को प्रधानमंत्री को बनना पड़ता है, मैं शूद्र हूं वोट पाने के लिए। जो लोग, जो कांग्रेस भी जब करता है, जरूरी है, क्योंकि इसलिए कि जो ये जो शूद्र है, दलित है, उनको न्याय दिलाना राष्ट्र का कर्तव्य है। और संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान लिखा गया, जो संविधान हमको मिला है, उसमें सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों को एक साथ हमको हासिल करना है। वही है किशन जी का जो विकल्प दुनिया और भारत शूद्र का होगा, इसमें पूरा स्पष्ट में वो बताए थे। मुझे लगता है आज अभी दुनिया में जो दो क्राइसिस है, एक तो कैपिटलिस्टिक जो गैर बराबरी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, और उसका जो नतीजा होता है जो जलवायु परिवर्तन, और जो हमारे अभी क्लाइमेट जस्टिस के लिए हम लड़ते रहते हैं, मुझे लगता है वही किशन जी का जो प्रोफेटिक जो भविष्यवाणी अभी सच हो रहा है। मुझे लगता है हम उसको आगे बढ़ाने के लिए, किशन जी को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यही काम है, हम उस संघर्ष में शामिल है। किशन जी के बारे में बतलाऊं तो सबसे पहले इमरजेंसी के दौर में मेरा संपर्क हुआ था, दिल्ली में ही पढ़ाते थे विनोद प्रसाद सिंह। विनोद सिंह आपातकाल में मेरे घर पर आए थे, मुजफ्फरपुर मेरे निवास पर सुबह सुबह आए थे वो। उसके बाद उनके साथ मैंने कुछ काम किया था, लेकिन बाद में 77 का चुनाव हुआ तो विधायक बने वो विनोद जी। तो फिर मुझे अब वहां लगी कि मेरी यहाँ जरूरत अब नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे लोगों को देखा, ऐसे समूह को मैंने देखा जहां मुझे बहुत ठीक नहीं लग रहा था। तो मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जो वास्तव में विकल्प की बात करें, एक सिद्धांत की राजनीति की बात करें। तो युवा जनता तो बन चुका था, जो युवा जनता पार्टी के जमाने में, लेकिन युवा जनता का भी जो चाल चरित्र चेहरा था वो युवा कांग्रेस की तरह ही हो गया था। तो हम लोग उसमें घुटन महसूस कर रहे थे। एक छोटा तबका था जो घुटन महसूस कर रहा था उस युवा जनता में। तो हमारे नेता हुआ करते थे शिवानंद तिवारी,
तो शिवानंद तिवारी जी ने युवा जनता की बिहार इकाई को भंग कर दिया और वो मंगल मंडल उसके अध्यक्ष होते थे और नीतीश कुमार को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था शिवानंद जी ने। उस छोटे से ग्रुप के साथ मैं जुड़ा था। उसका पहला सम्मेलन हुआ था क्या मैंने सराय वैशाली के सराय में हुआ था, जिसमें मैं डेलीगेट बनकर गया था। उस सम्मेलन का उद्घाटन किशन पटनायक ने किया था। किशन जी युवा जनता के उस सम्मेलन को उद्घाटन करने के लिए आए थे। उसी में दिल्ली से सदानंद सिन्हा भी आए थे, महेंद्र कर्ण भी आए थे। तो वहां से मैं जुड़ गया उनके साथ। फिर बाद में जो जनता पार्टी के जमाने में जो युवा जनता बना, उसमें अधिकांश लोग जो विभागीय ऑफिशियल जनता युवा जनता थी उसमें चले गए। एक वक्त ऐसा आया जबकि मैं पूरी तरह से मुजफ्फरपुर जिले में मैं अकेला रह गया। जो किशन पटनायक की धारा थी, मैं बिल्कुल अकेला उसमें पड़ गया था। लेकिन किशन जी के जो विचार थे, जो सोच जो उनका था, उसने मुझे जीवंत रखा। मुझे कभी निराशा नहीं हुई और मैं उनके सोच के साथ आगे बढ़ता गया। और बाद में एक छोटी मोटी इकाई भी मुजफ्फरपुर में खड़ी हो गई और फिर काम चलने लगा। मुजफ्फरपुर में अच्छा संगठन खड़ा हो गया और किशन जी बहुत खुश भी रहते थे कि मुजफ्फरपुर में काम हो रहा है। और बाद के दिनों में तो फिर एक वक्त ऐसा आया जबकि किशन पटनायक पटना में रहते थे और वहां से सामयिक वार्ता निकाला करते थे। तो फिर पटना से सामयिक वार्ता किशन जी चले गए, पटना उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर वार्ता चली गई, बनारस चली गई। तो फिर बनारस के भी साथियों ने कुछ दिनों तक निकाला। उसके बाद में फिर उन्होंने 1987 में और 88 में उन लोगों ने निर्णय ले लिया कि अब हम लोग नहीं निकाल पाएंगे सामयिक वार्ता क्या मैंने बनारस से। तो पत्रिका बंद होने को आ गई थी। तो संजोग से मैं भी तबादला होकर के मुजफ्फरपुर आ गया था और हमारे जो सदानंद सिन्हा जी हमारे गुरु हैं, वो भी दिल्ली से 87 के नवंबर में मुजफ्फरपुर आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही बात निकाली कि भाई सामयिक वार्ता बंद हो रही है तो इसको निकाला जाए। तो फिर हम लोगों ने सामयिक वार्ता को निकालने का एक प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली। और आपको आश्चर्य लगेगा कि जो वार्ता आई थी बनारस से, तो अपने साथ वो नुकसान में वार्ता आई थी। 9,000 रुपए का कर्ज था वार्ता के ऊपर में और हम लोगों को एक पैसे का कहीं से सहयोग नहीं मिला था सामयिक वार्ता को निकालने के लिए। हम लोगों ने आपस में एक व्यवस्थापक मंडल एक बनाया था, जो स्थानीय साथी हमारे होते थे, जिसमें प्रभाकर सिन्हा मुख्य रूप से थे, सरदा जी थे, राजदेव नारायण जी थे, भागदान पोद्दार थे। इन लोगों ने मिल करके एक सहयोग समिति बना करके कि उसका अर्थ का इंतजाम किया जाए। तो सामयिक वार्ता बिल्कुल स्थानीय साधन के तौर पर निकलती रही और वो कभी अनियमित नहीं हुई। 6 साल तक मुजफ्फरपुर से सामयिक वार्ता निकली और किशन जी और कलकत्ते से अशोक सेक्सरिया बराबर मुजफ्फरपुर आते थे। वार्ता हम लोगों को निर्देश देने के लिए, बतलाने के लिए किसमें क्या कमी है क्या नहीं है, वो सब बतलाते थे। किशन जी और अशोक जी आकर बतलाते थे। 6 साल तक सामयिक वार्ता कभी माने अनियमित नहीं हुई। तो उससे हम लोगों के एक और बहुत अग्रणी और आदरणीय साथी थे किशन अशोक सेक्सरिया जी। उनका कहना था कि सामयिक वार्ता एक अवैध शिशु की तरह है, जिसको आप लोगों ने बहुत स्नेह से अपनाया। तो सामयिक वार्ता तो बिल्कुल नुकसान में आई थी। और हम जब मेरा तबादला वहां से हो गया, मुजफ्फरपुर से मैं बाहर चला गया, तो पत्रिका फिर बंद हो गई। तो हम लोगों ने बिल्कुल क्या कहते, मुझे बनारस के साथी को 24,000 रुपए हम लोगों ने नगद दिए, जो हम लोग वार्ता के बचा के रखे थे। और बाद में सुनील जब वार्ता निकालना शुरू किए मध्य प्रदेश से, तो फिर हम लोगों ने करीब 20,000 रुपया एक फिक्स था, वो भी तोड़ के हम लोगों ने दे दिया उसको सामयिक वार्ता के मुल्क को निकालने के लिए। ये तो हुई बात वार्ता की। और किशन जी के जीवन काल में ही एक मुजफ्फरपुर में पुराने समाजवादी एक जो होते थे, जिला अध्यक्ष होते थे संसोपा के, राजदेव नारायण, तो उनकी एक तजवीज थी कि भाई किशन जी ने इतना कुछ लिखा है, उसको एक व्यवस्थित रूप दिया जाए। तो उसके लिए हुआ कि किशन जी के लेखों को एकत्र किया जाए और उसको फिर से उस पर काम किया जाए। और उन्होंने प्रारंभिक राशि 10,000 रुपए की दी थी। तो उससे मैं जुड़ा और वो उस सारे लेख तो नहीं, लेकिन मेरे पास अधिकांश लेख किशन पटनायक के थे। तो उन लेखों को, वार्ता के लेख और भी भिन्न भिन्न पत्रिकाओं के लेखों को मिला करके मैंने सारे लेखों के जेरॉक्स कराए
और अशोक जी और किशन जी को मैंने भेजे। उसी का ये प्रतिफल है कि वो विकल्पहीन नहीं है दुनिया, वो किताब निकल के आई और निकलता ही उस किताब की तहलका मच गई। उसके बाद करीब करीब 1,500 पेज का रहा होगा सारी सामग्री। उसके बाद वो फिर पहली किताब निकल गई, दूसरी किताब भी निकल गई किशन जी की, भारतीय राजनीति पर एक दृष्टि। बाद में वो जो पांडुलिपि थी वो सुनील के पास वो रह गई थी केसला में, तो वहां से वो मिल नहीं रही थी, पांडुलिपि नहीं मिल रही थी। फिर वो आगे का काम रुका हुआ था। तो फिर अशोक जी भी बहुत परेशान थे कि कैसे वो सामग्री मिले, फिर से और किताबों को निकाला जाए। अंततः वो अशोक जी के मरने के बाद ही वो माने वो सामान बाहर निकल के आई। वो सुनील की पत्नी ने मुझे फोन किया कि वो पांडुलिपि मिल गई है, तो फिर वो उन्होंने वाणी जी को दे दिया, किशन जी की मैसेज को, और फिर वाणी जी लेके आई। फिर वह कौन सी इसको कैसे निकाला जाए, इसको कैसे निकाला जाए। तो फिर हमने, हमारे एक साथी हैं गंगा प्रसाद जी, पहले जनसत्ता में काम करते थे, अब कोलकाता में रहते हैं, तो हमने उनसे आग्रह किया कि क्या कहते हैं इस काम को कैसे करना, हम लोगों के लिए करना है। तो उस काम को आगे बढ़ाया गया। तो पूरी पांडुलिपि राजकमल जी को भेज दी भी गई थी, और मैंने, लेकिन वो वहां से 1 साल तक वाणी जी को कोई जवाब नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने कहा छोड़िए, अब से नहीं। तो छोटा प्रकाशक है, वो छोटा प्रकाशक है, सूत्रधार प्रकाशन कचरापाड़ा का, तो हम लोगों ने उसको दिया कि भाई आप निकालिए उसको। तो किशन जी की और जो किताबें थी, जैसे कि एक चौरंगी वार्ता के सारे लेखों को एकत्र किया गया, तो चौरंगी वार्ता के सारे लेखों को लेकर एक अलग से किताब बनाई गई, बदलाव की कसौटी। तो वो किताब भी छप के आ गई सूत्रधार प्रकाशन से। फिर एक तीसरा रास्ता भी है, संभावनाओं की तलाश। एक किशन जी की एक जो लिखा था, लगभग सारा लेखन उनका आ चुका है किताब की शक्ल में। 4-5 किताब उनकी आ गई है, उसमें सारा उनका लेखन लगभग मेरे ख्याल से वो सब आ चुका है। तो मैं तो इस काम में लगा रहा, और संगठन के काम में भी जहां तक मुझसे हो पाया मैं संगठन आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ संगठन के साथ। हालांकि संगठन वो छोटा हो गया है, वो कमजोर संगठन है, लेकिन फिर भी हमारे मुजफ्फरपुर में हमारे गुरु सदानंद सिन्हा है, उसके वो सगर्व कहते हैं कि मैं समाजवादी जन परिषद का सदस्य हूँ। हमारे जगत नारायण राय जी हैं, 3-4 लोग हम लोग हैं अभी मुजफ्फरपुर में। संगठन छोटा ही है, लेकिन किशन जी की रोशनी, विचार की रोशनी से काम आगे बढ़ता गया। घोर अंधकार में भी मुझे प्रकाश नजर आया। और किशन जी ने जो बतलाया, जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा कि उन्होंने एक लेख लिखा था सामयिक वार्ता में, सोशलिस्ट बनाम समाजवादी। तो उन्होंने बतलाया था कि क्या अंतर है सोशलिस्ट और समाजवादी में। उन्होंने बताया था कि कभी कोई सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बन गया, इस कारण से वो सोशलिस्ट नहीं हो जाता है। वो तो एक चरित्र होता है कि आप राह चलते आदमी आपको बोल देगा कि देखो समाजवादी जा रहा है। तो किशन जी ने बहुत कुछ सिखलाई हम लोगों को, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने किशन जी से। आज भी किशन जी के रास्ते पर चलने का प्रयास है हम लोगों का।